Hello everyone, what's up? CS Uncle Kansi here. Now, after a long time sir, yes, but अब थोड़ा regular रहिए, exam आ रहे हैं. Definitely yes. Was busy with something obviously related to you only. तो आपके ही exam के लिए कुछ और नई चीजें लाने वाला हूँ, उसी में थोड़ा tied up था, and that's the reason couldn't make up. But now, yes, let's be more regular. And आज जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं वो है ओनली न्यू सिलेबस के लिए. ओल्ड सिलेबस वालों, यस प्लीज कम डाउन. आ रहा हूं मैं कल या परसों. डेफिनेटली वी आर कमिंग विद अ वीडियो फॉर ओल्ड सिलेबस आरटीपी क्वेश्चंस एंड सम एडिशनल क्वेश्चंस एज वेल. बट फिलहाल दिस क्वेश्चन इज एक्सक्लूसिवली फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स. उसमें जो एडिशनल मॉड्यूल आपका इंट्रोड्यूस हुआ है इन Feb 2019, उसी से पिक्ड अप एक क्वेश्चन है which also has been a part of RTP May 2019 का. एक क्वेश्चन नंबर 5 है related to benchmarking. So benchmarking के क्वेश्चन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है जो मैं अब पिकअप करने वाला हूं एंड सॉल्व करने वाला हूं, so that a lot of additional things जो आई है वो यहां पे अपनी YouTube के जरिए ही कवर अप हो जाए. Alright, so on that note, all you have to do is open up your RTP May 2019 इंस्टीट्यूट से डाउनलोड कर लो, या नीचे लिंक दिया है वहां पे जो भी एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड आए हैं वो मैंने वहां पे शेयर कर दिया. यू कैन डाउनलोड दैट. एनीवेज वी विल स्टार्ट. चैप्टर नंबर 8 में ये क्वेश्चन फॉलो करता है, एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार. हैट्स ऑफ टू आईसी है. देखो अपन जब क्रिटिसिज्म में आगे रहते हैं तो उतना ही आगे रहना चाहिए किसी को अप्रिशिएट करने में. एंड ICAI, यू डिजर्व इट फॉर दिस क्वेश्चन. क्या सुपर्ब क्वेश्चन सेटअप किया है. डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, मैनेजेबल है. समझ गया ना तो एकदम इजी है. बट अगर एग्जाम में डायरेक्टली देखोगे ना तो यू विल बी कंफ्यूज कि सर करना क्या है इसमें. बट अब जब अपन करते जाएंगे यू विल रियलाइज दैट ओ दिस वाज वेरी मच मैनेजेबल. बट ऑब्वियसली एज आई सेड, एक बार करोगे फिर ठीक है. तो ऑन दैट नोट लेट्स लॉजिकली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड उसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे. तो आपका आरटीपी का क्वेश्चन साथ में मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 का एक क्वेश्चन भी अपन कवर कर रहे हैं रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग. एज सच बेंचमार्किंग का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज मोर ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस एंड उसमें कॉस्ट के एस्पेक्ट्स को वर्कआउट करना इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. तो चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपको क्या करना है, एज आई सेड, ओपन दिस क्वेश्चन PHL. एज यू कैन सी डिलीवरी सर्विसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. सो डिलीवरी सर्विसेज जैसे कि आपका DHL हो गया, FedEx हो गया, कुरियर सर्विसेज जो होते हैं वो सब, राइट. एंड इन टुडेज ई कॉमर्स वर्ल्ड आप सबको पता है कि डिलीवरी सर्विसेज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है. बस उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है. डेफिनेटली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑन दैट नोट, फोकस. चलो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करके उसके सोल्यूशन पे भी आएंगे. ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट. आप ओपन कर लीजिए ये क्वेश्चन. अगर नहीं किया है वीडियो पॉज कर लो. जैसे ही क्वेश्चन ओपन हो जाए स्टार्ट द वीडियो बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विद इट. ओके, PHL, South Asia's premier express air and integrated transportation and distribution firm, big names, offers a wide range of innovative supply chain services including express distribution, 3PL and consulting. Okay, PHL offers, so अपना approach you would know. कैसे करेंगे approach? Yes, पहले we'll focus on the question. We will try to understand and grasp कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है. Only after that will we start with the solution. So जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है that focus on the question, solution चक मार के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा. Alright, so let's take it that way. Let's approach it in that concrete manner and देखना ये fabulous sum करने में कितना मजा आने वाला है. चलो, PHL offers innovative logistic solutions to its customers, enabling them to focus on their core competencies. So देखो PHL क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, देखो ना इधर लिखा है एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टिंग, ऑल ऑफ दैट, 3PL, they are into all of that, so that company can focus on their core things. For example, Flipkart.
फ्लिपकार्ट का फोकस है ई कॉमर्स इंडस्ट्री, सो इट हैज टू फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी, ऑन देयर वेबसाइट, ऑन देयर ऑफर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो अगर उसको वो सब पे फोकस करना है तो अब ये सब ऑफर्स डाला तो ऑब्वियसली दे विल गेट अ कॉल के वी वांट टू बाय दिस, परचेज द प्रोडक्ट, पीपल विल बाय, ऑर्डर. अब दिस इज व्हाट द कोर थिंग ऑफ फ्लिपकार्ट इज. नाउ विद पीएचएल क्या करेगा, उनको बोलेगा कि भाई तुम यहां पे रुक जाओ, नाउ वी विल टेक इट ओवर. सो यू फोकस ऑन योर कोर थिंग्स, यू फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजी, इंक्रीजिंग द बायर्स, इंक्रीजिंग द सेलर्स, वो सब पे आप फोकस करो. फिर बाद में जो चीज बच गया विच इज डिलीवरी एंड एग्जीक्यूशन, वो हायर पीएचएल फॉर दैट. Right? So, what they're trying to say, or suppose PHL approaches me, बोलेगा संकल्प, you focus on your recording, you focus on making your pen drive, making your website, sell it, all of that you have to focus on. Now if you get an order, PHL is there for you, sir. So, order will be executed by PHL. So, you can focus on your hardcore activity. Correct? चलो, continue करते हैं. The firm adds maximum value to business at entry level, right from providing world-class warehousing support to ensuring time-definite delivery of goods anywhere in the country X. क्या बात है, यही तो काम होता है एक कुरियर सर्विस का, to ensure that कहीं पे भी डिलीवरी हो, you should take it and completed in the quick time possible. Amazon वर्ल्ड का आज की तारीख में सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी में से एक है. द रीजन फॉर दैट इज सिंपल. Amazon is able to do all of this because it has so high value, because उसने one day डिलीवरी का सिस्टम चालू किया था. करेक्ट. So that's what PHL will do for you. Obviously उनको प्रीमियम मांगो, उनसे प्रीमियम दो, but that is what is possible. ठीक है. So PHL का मेन बिजनेस, are we clear? Yes sir. So PHL is into mainly hardcore into logistics and supply chain. Correct? So they will pick up the goods from your place, deliver it to your consumer, and that's what they will do. Ab देखते हैं, following information is available. What is that? Let's read. Each warehouse of PHL is solely responsible for all customers within a specified area. It collects couriers from customers residing within the ambit of its own area for delivery both within specific area covered by the warehouse and elsewhere in India. Now, एक point को थोड़ा बराबर से पढ़ेंगे so that interpretation will become easier. See, so the funda goes like this. Usually यही funda apply होता है with big delivery companies. So suppose this is a area. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया है. वी विल नेम दिस एरिया एज से ICAI एरिया. ठीक है. नाउ ये जो ICAI एरिया है ना, इसमें देयर विल बी वन स्पेसिफिक से आपका यहां पे वेयर हाउस है. ठीक है. आप कौन हो? आप डिलीवरी पर्सन हो फॉर PHL. सो व्हाट यू विल डू इज कि ये एरिया में जितना भी डिलीवरी करना होगा, तो व्हाट यू विल डू इज कि यू विल कलेक्ट गुड्स फ्रॉम अदर एरियाज, फ्रॉम अदर वेयरहाउसेज विच इज टू बी डिलीवर्ड इन दिस एरिया. एंड ऑल्सो अगर ये एरिया में कोई ऑर्डर आया है तो यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, पिक अप दैट एंड गिव इट टू अदर वेयरहाउस जिसका वो ऑर्डर है. कंफ्यूजिंग? वापस से मैं बोलता हूं. देखो, व्हाट विल हैपन इज दिस. ये पर्टिकुलर एक एरिया है. ये एरिया में दे विल मेक वन ऑफिस. सो PHL का ऑफिस है यहां पे. सो देयर इज अ PHL ऑफिस. अब होगा क्या पता है क्या? ये जो PHL का ऑफिस है, यहां पे दो चीजें होंगी. एक, PHL विल गो आउटसाइड, आस्क अदर वेयरहाउस पीपल टू गिव द गुड्स जो ये एरिया में डिलीवर करना है. सो PHL ऑफिस का जो बंदा है बाहर जाएगा, ये एरिया में जो भी डिलीवर करना है वो अपने पास लेकर आ जाएगा ऑफिस में और बाद में डिलीवर कर देगा. एंड सेकेंड टाइप क्या रहेगा? सपोज ऑर्डर पिकअप करना है. सो एक तो हो गया डिलीवरी, दूसरा पिकअप भी हो सकता है. तो देयर कैन बी अ सिनेरियो वेयर यू हैव टू डू द पिकअप. सो आपको ये एरिया से पिकअप करना है, अपने ऑफिस में लेकर आना है, एंड यू हैव टू गिव इट टू द पर्सन जिसके एरिया में वो फॉल करता है. समझे कि नहीं? सो वन से दो काम है इधर आपका. एक, कलेक्ट फ्रॉम समबडी एंड गिव इट टू समबडी.
दूसरा, करेक्ट, कलेक्ट फ्रॉम समबडी एल्स एंड गिव इट टू समबडी. सर क्या समबडी चल रहा है? फोकस अगेन. सो पीएचएल का जो ऑफिस है वो यहां पे बेस्ड आउट है. डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल. और वैसे भी ये सम में एज सच इतना यूज नहीं होने वाला है, तो टेंशन की बात नहीं है. तो पीएचएल का जो ऑफिस है, दो चीज करना होता है. एक, उसको बाहर से कलेक्ट करके अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बाहर से कलेक्ट करके अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बाहर से कलेक्ट करके अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड सेकेंड, तो अपने एरिया से पिकअप करके किसी और को देना है जो एक्चुअल एरिया में दे देगा जहां पे वो बिलोंग करता है. सो पिकअप एंड डिलीवरी दोनों काम अपने को करना है. समझे? सो फॉर दैट हर एक जगह पे ऑफिस है. तो ये एक ऑफिस हो गया. फिर एक और दूसरा हो गया, सपोज एरिया, वहां पे इनका ऑफिस नंबर 2 होगा. सो ये एरिया का जो होगा, अगेन दे विल डिलीवर, दे विल पिकअप एंड गिव इट टू द पर्सन जिसको जहां पे डिलीवरी करने का है. ऐसे इनका सिस्टम चलता है करके. समझियो? तो चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. सो पिकअप, कई बार सेल्स रिटर्न हुआ तो पिकअप भी करना पड़ेगा. एंड डिलीवरी तो ऑब्वियसली सप्लायर के पास से आएगा, अपने को डिलीवरी भी करना पड़ेगा. सो बोथ वेज इट कैन हैपन. ओके सर. सो ईच वेयर हाउस, वापस से फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ रहा हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे प्लीज. ईच वेयर हाउस ऑफ पीएचएल is solely responsible for all customers within a specified area. It collects couriers from customers residing within the ambit of its own area for delivery both within the specific area by the warehouse and elsewhere in India. Okay. After collection of couriers, a warehouse forward them for delivery outside its own area to the warehouse from which deliveries are to be made to the customers. So यही पूरा सब सिनेरियो है, is what they are trying to say. Again, some scale जो आगे अपन को पूरा ये सॉल्व करना है, उसके लिए frankly not that relevant. So ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Continue. After collection of couriers, a warehouse forwards them. Okay, ये हो गया. Therefore, each warehouse must integrate its delivery to customers to include two things. What? Couriers that it has collected from its own area, जो अपन पिकअप कर रहे थे, and couriers that are transferred to it from other warehouses for delivery to customer in its area, जो अपन डिलीवरी कर रहे थे. समझे? ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, बोथ कवर्ड हियर. अब समझ में आ गया कि? ओके सर, कंटिन्यू. ईच वेयरहाउस रेवेन्यू, हाई, अब अपने को इंटरेस्ट आ रहा है सर. रेवेन्यू is based on invoice value of all couriers collected from the customers in its area, irrespective of the location of ultimate distribution warehouse. Each warehouse cost consists its, so again revenue किसके ऊपर डिपेंड है? Invoice value of all couriers collected from customer in its area, irrespective of the location of ultimate डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस. जिधर से कलेक्शन हुआ उसका रेवेन्यू माना जाएगा वो. ठीक है. ईच वेयरहाउस कॉस्ट कंसिस्टिंग इट्स ओन ऑपरेटिंग कॉस्ट plus some allocated proportion including centralized administration services, that is salary, legal and professional fees and distribution center cost. So जिस अब देखो इट्स लाइक फ्रेंचाइजी दे दिया, सपोज डीटीडीसी है तो डीटीडीसी ने ना एक फ्रेंचाइजी दे दिया पर्टिकुलर एरिया को, तो अब वो ऑब्वियसली उसका खुद का भी कॉस्ट इंकर करेगा प्लस जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू मॉडल अपने को बता दिया है करके. ठीक है. Then the management team and all employees of each warehouse are paid incentives which remains payable quarterly. The bonus is based on the achievement of a series of target values by each warehouse. मोटिवेशन कब मिलेगा? काम करने का मोटिवेशन कब मिलेगा? जब मुझे कुछ टारगेट दिया हो और वो टारगेट को मैं अचीव करके दिखाएगा करके, है कि नहीं? So that's what they have said, that management team and all employees are paid incentives which remain payable quarterly, but based on what? Achievement of target. Internal benchmarking is used as PHL to provide a set of absolute standards that all warehouses are expected to achieve. Continuing, the annexure exhibit the target value and the actual values achieved for each sample group of 4 houses situated in कौन सा? City SG Singapore, City HK Hong Kong, City NY New York and City NZ New Zealand.
ऐसे ही मैंने खुद का डाला है, ऐसा कुछ है नहीं, डोंट वरी, बट इट्स इजी टू रिमेंबर नो. SG सिंगापुर, HK हांगकांग, NY न्यूयॉर्क, NZ न्यूजीलैंड. चलो, द टारगेट वैल्यू कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. टारगेट किस चीज के ऊपर बेस्ड है बॉस, ये बताओ, बिकॉज आई एम कंसर्न विद द टारगेट. बिकॉज अगर टारगेट मीट हो गया, यस, तो मेरे को क्या मिलेगा? इंसेंटिव. द टारगेट वैल्यू कंसिस्ट ऑफ वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सो मैं मेरे वेयरहाउस के लिए, मेरे जो ऑफिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं. सो वेयरहाउस वैल्यू रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सेकेंड, कुरियर डिलीवरी सर्विसेज एंड कस्टमर केयर, वेदर टाइमली डिलीवरी है कि नहीं, तुम्हारे एरिया से जो तुमने डिलीवर किया है टाइम पे पहुंचता है कि नहीं, प्लस कस्टमर का कोई क्वेरी आता है तो तुम उसको कैसे रिजॉल्व करते हो. सो व्हाट इज द कस्टमर केयर. ओके. थर्ड, क्रेडिट पीरियड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. ऑलराइट, सो क्रेडिट पीरियड कितना फ्लेक्सिबल है, कितना इजी टू मेंटेन है तुम्हारे पे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कितना है. ओके, कंटिन्यूइंग. Incentives are based on point system. This is the beauty of this question. Point system समझना है. It is also used as a stimulus for each warehouse, improving the operational effectiveness. पॉइंट्स देंगे, और अगर आपका पॉइंट आपने कंप्लीट किया तो इंसेंटिव एंड बोनस मिलेगा. अब वो पॉइंट अच्छा लाने के लिए यू विल वर्क हार्ड, यू विल बिकम एफिशिएंट, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे. प्रोडक्टिव हो गए आप, एफिशिएंट हो गए, तो ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट, बराबर है. एट द सेम टाइम यू विल बेनिफिट बिकॉज यू विल गेट बोनस. सो विन विन सिचुएशन होता है आज की तारीख में. एवरी कंपनी हैज टू गेट इनटू दिस विन विन सिचुएशन, तो ही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बैठेगा बॉस, अदरवाइज टाटा बाय बाय. समझ रहे हो. 1 point is awarded in case where target value for each item in the annexure is either achieved or exceeded, and a 0 point where target is not achieved. है ना, मस्त वाला पॉइंट्स. सो वो लोग ने बोला है अगर तुमने टारगेट अचीव किया 1 पॉइंट, नहीं अचीव किया 0 पॉइंट. जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेगा उसको ज्यादा बोनस, ज्यादा इंसेंटिव, एंजॉय. बट ये करने के चक्कर में व्हाट विल हैपन इज my staff, all my warehouses, offices will perform good, will compete with each other. एक benchmarking set कर दिया है अपन ने. Getting me? So that's how it works. Continuing. Annexure. So फिर बाद में वो लोग ने revenue and profitability का इंफॉर्मेशन दिया है, courier delivery services and customer care का इंफॉर्मेशन दिया है, क्रेडिट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का इंफॉर्मेशन दिया है. देयर वर 3 थिंग्स जिसके ऊपर मेरा बोनस एंड टारगेट पॉइंट बेस्ड है. देयर वर 3 थिंग्स जिसके ऊपर मेरा बोनस एंड टारगेट पॉइंट बेस्ड है. व्हाट वर दोस 3 थिंग्स? इफ यू रिमेंबर गाइस, 1 वाज वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इंफॉर्मेशन गिवन, आपको यूज करना आना चाहिए. सेकंड, कुरियर डिलीवरी सर्विसेज एंड कस्टमर केयर, इंफॉर्मेशन गिवन, आपको यूज करना आना चाहिए. एंड थर्ड, क्रेडिट पीरियड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अगेन इंफॉर्मेशन गिवन, आपको यूज करना आना चाहिए. सिंपल, करेक्ट. ओके. अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, विल सी अपने को जिधर जो यूज करना है. नोट, PHL ऑपरेट्स ऑल ईयर राउंड. वेरी गुड. रिक्वायर्ड, प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द डायरेक्टर्स. ओके, क्या है रिपोर्ट में, क्या चाहिए आपको? एनालाइज द कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द 4 warehouses. डेफिनेटली वी विल. एंड याद रखना टारगेट पॉइंट सिस्टम के हिसाब से करना है बच्चों. किसके हिसाब से? करेक्ट, टारगेट पॉइंट सिस्टम के हिसाब से. असेस PHL फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सर्विस क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस. And evaluate the performance measurement system at PHL. So lastly, performance measurement system कैसा लगा आपको ये भी बताना है. और पर्सपेक्टिव क्या क्या दिया है भाई? सर्विस क्वालिटी कैसा है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस. कुछ याद आ रहा है आपको? जी हाँ, मुझे तो याद आ रहा है. क्या सर? ये तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कैन आई से बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के पॉइंट्स है. करेक्ट. जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का सेकंड पॉइंट था, डिटर्मिनेंट्स, डायमेंशन, रिजल्ट्स. याद आया? डोंट वरी, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सब चीज याद दिला दूंगा. ऑलराइट, नाउ ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन.
extremely important. At least expect this for 16 to 20 marks अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है. बट एग्जाम में सॉल्व करना है उसके पहले अपने को प्रॉपरली आना चाहिए, जो अपन स्टार्ट करेंगे. बिफोर अपन स्टार्ट करें, प्लीज आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो. मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूं दैट PHL एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है एंड उसके 4 ऑफिसेस है, 4 वेयर हाउसेस है, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड. अब इन चारों को वो बोनस इंसेंटिव देता है बेस्ड ऑन द टारगेट पॉइंट्स. ये टारगेट पॉइंट्स किसके ऊपर बेस्ड है? 3 चीजों के ऊपर. क्या 3 चीज है ये? रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कुरियर डिलीवरी सर्विसेज एंड कस्टमर केयर, एंड क्रेडिट पीरियड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. अभी क्लियर? परफेक्टली क्लियर सर. अब इस बेसिस पे पॉइंट्स देंगे, वील सी हु परफॉर्म्स द बेस्ट एंड हु गेट्स व्हाट. ऑल्सो सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को कनेक्ट किया है. अगर आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एकदम डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूं. प्लीज लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है. तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट with this thing. And third, performance measurement system कैसा है वो अपने को एक आइडिया देना है. What you will do, pause the video and go through the question. कल ये क्वेश्चन को go through करो so that जब अपन स्टार्ट करें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है. चलो on that note, pause the video and जब आप स्टार्ट करेंगे मेरा सोल्यूशन स्टार्ट होगा. थैंक यू. ओके देन, सो इवैल्यूएशन अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं. इवैल्यूएशन का सबसे पहला पड़ाव, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू इवैल्यूएट इज व्हाट. सो फर्स्ट थिंग जो अपने को इवैल्यूएट करनी है वो है वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सो अब अपन यहां पे एक नोट बना लेंगे दैट वी आर इवैल्यूएटिंग वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं अपन लोग? वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. तो चलो आओ देखते हैं क्या एग्जैक्टली वर्किंग है अपना एज फार एज वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न. सो 4 मेरे यहां पे टोटल वेयर हाउसेज है. कौन से? यस, अब तक आपको याद हो गए होंगे. 1 इज SG, करेक्ट. अदर इज HK, फिर है NY एंड लास्ट में है NZ, करेक्ट. अब इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, चलो आओ देखते हैं. सो फर्स्ट इज रेवेन्यू. तो रेवेन्यू अपन ने सोचा था SG के लिए कितना रे वो होगा सर 24, बट हुआ कितना है 22.5. हैव यू मेट द टारगेट? नो सर. तो क्या SG को पॉइंट मिलेगा? नो सर. समझ में आ रहा है कैसे? मैंने बोला ना, समझ में आ गया ना, फिर ये एकदम सिंपल है. बट करना क्या है वो एकदम इमीडिएटली एज अ स्टूडेंट नहीं क्लिक होगा. एंड दैट्स द रीजन ये सम सॉल्व करवाना बहुत जरूरी था. समझे? अगेन आई एम टेलिंग यू 24 का मेरा टारगेट है, बट एक्चुअल में 22.5 हुआ है. हैव आई मेट द टारगेट? नो सर. सो कैन आई से वी आर बिलो द टारगेट. सो यहां पे अपन लोग क्या डाल देंगे? रेवेन्यू के लिए, करेक्ट. सो अगर मेरे को रेवेन्यू को एनालाइज करना है तो मैं SG को पॉइंट दूंगा या नहीं दूंगा? नहीं दूंगा सर. कंटिन्यू करते फटाफट ऑन दैट नोट. HK सोचा था 21, 27, यस, HK को 1 पॉइंट मिलता है. NY सोचा था 18, मिला है 21. आई होप आप लोग देख रहे हो एंड समझ रहे हो. सोचा था उससे ज्यादा है एंड देयरफॉर इट विल गेट 1 पॉइंट. लास्टली इट इज न्यूजीलैंड का NZ का क्या है? यू थॉट 27 बट इट इज 33. बिंगो. यहां पे भी अपने को मिलता है 1 पॉइंट. ऑलराइट. सो SG नो पॉइंट. वाई? बिकॉज टारगेट से अपना एक्चुअल कम है. बट एज फार एज अदर्स आर कंसर्न, अपन ने सब जगह पे क्या किया है? अपने टारगेट को एक्सीड किया है एंड हेंस 1 पॉइंट्स ईच. समझे? अब सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स विल मेक अ मिस्टेक हियर. अब इसके लिए मेरे को ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है. सी सेकेंड पार्ट में वो लोग ने क्या पूछा है? वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. क्या बोला है? प्रॉफिटेबिलिटी. तो सर उसमें क्या बड़ी बात है? वो भी तो इधर अपने को दिख रहा है. नहीं, जो दिख रहा है उतना इजी नहीं है ये. सर क्यों ऐसा? आई टेल यू. प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म.
रेवेन्यू इज अ एब्सोल्यूट टर्म. सर मतलब क्या? डोंट अंडरस्टैंड. आई विल टेल यू. एब्सोल्यूट का मतलब प्योर नंबर के साथ आपको कंपेयर करना है. सोचा था 24 आया 22.5 लेस देन द टारगेट. सोचा था 18 आया 21 मोर देन द टारगेट. एब्सोल्यूट नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो. बट प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑलवेज रिलेटिव. एग्जाम्पल नाउ यहां पे आपने टारगेट प्रॉफिट कितना सोचा था? 3.6 ऑन अ रेवेन्यू ऑफ, तो ग्रीन कलर वाले को ध्यान देना, 3.6 का आपने प्रॉफिट सोचा ऑन अ रेवेन्यू, टारगेट रेवेन्यू ऑफ 24. सो इसका मतलब ऑन अ टारगेट रेवेन्यू ऑफ 24 आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपको 3.6 का प्रॉफिट होगा. Equalizing to how much? Equalizing to well, calculators in your hand. So 3.6 का प्रॉफिट सोचा है on 24. So 15% रिलेटिव, 15% का आप टारगेट प्रॉफिट सोच रहे हो. बट एक्चुअल में हुआ कितना है? एक्चुअल में हुआ है यू हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 3.45. You have got a profit of 3.45 on a revenue of 22.5. So relatively, have you reached the target? तो yes sir, 15.33%. Calculators in your hand and आप भी कैलकुलेट करेंगे तब भी you will be clear. समझे? अदरवाइज इन जनरल पब्लिक स्टूडेंट क्या करेगा? पब्लिक करेगा ये सीधा वो कंपेयर करेगा 3.6 को 3.45 के साथ और बोल देगा इट इज नेगेटिव, मतलब पॉइंट नहीं देगा. बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट. प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा कैसा होता है? रिलेटिव टर्म्स में उसको वर्कआउट करना चाहिए. एंड रिलेटिवली यहां पे मेरा प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड. 15 के जगह पे 15.33%. सो पॉइंट मिलना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली एसजी को एक पॉइंट मिलना चाहिए सर. समझे? चलो क्विकली आई विल डू दैट फॉर एचके ऑल्सो. फटाफट आंसर आना चाहिए अभी आपका एचके के लिए. सो 3.15 का प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू ऑफ 21. अगेन 15% एक्सपेक्टेड, बट 3.6 का प्रॉफिट आया है ऑन एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ 27. इट इज 13.33. तो 15 का टारगेट परसेंटेज प्रॉफिट था, 13.33 आया है. सो कम हो गया है. सो यू हैव नॉट अचीव द टारगेट एचके. ओके, यू विल नॉट गेट द पॉइंट. समझू एवरीबॉडी? और एक एनवाई का 2.7 एक्सपेक्टेड on 18. So 15% का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड देयर ऑल्सो. बट सामने हुआ क्या? 3.3 का प्रॉफिट ऑन अ रेवेन्यू ऑफ 21 एक्स्ट्रा मोर देन 15.71. आई होप आपका भी आया होगा. सो 15.71, 15 जो टारगेट था उससे ज्यादा है अपना प्रॉफिटेबिलिटी, एंड हेंस वी विल गिव 1 पॉइंट देयर एज वेल. एंड लास्ट में एनजेड का क्या सीन होगा बॉस? एनजेड का सीन होगा दैट 4.2 नहीं, पहले 4 पॉइंट दिखा, कैलकुलेशन का ध्यान रखना. 4.05 ऑन 27. सो 15% एक्सपेक्टेड, बट आया कितना है एक्चुअल में? 4.2 डिवाइड बाय 33 वर्क्स आउट टू 12.7. इसका मतलब टारगेट 15 से नीचे है एंड वी विल नॉट गिव द पॉइंट. समझू एवरीवन? है कि नहीं? मस्त वाला पॉइंट. सो दैट इज व्हाट मेक्स दिस सम वेरी गुड. अब अपन लोग इधर टोटल पॉइंट्स दे देते हैं उनको. सो चलो पॉइंट्स देने का टाइम आ गया है. 1 पॉइंट हियर, 1 पॉइंट हियर, 2 points to NY and 1 point to NZ. अपन बोलेंगे भाई as far as revenue and profitability is concerned, the best job is done by NY New York. 2 on 2. समझ में आया? अब सेम चीज कंटिन्यू करनी है. तो अभी तो ये अपना फर्स्ट एस्पेक्ट कवर हुआ.
अभी तो अपना ये फर्स्ट एस्पेक्ट कवर हुआ, अब अपने को क्या करना है कवर सेकंड एस्पेक्ट, अब अपने को क्या करना है कवर उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट। अभी रेडी? तो चलो अब आते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे। तब तक आप लोग ये प्रॉपरली एक बार देख लो, ये जो वर्किंग है वो लिख लो सो दैट यू आर वेरी क्लियर। ठीक है, ऑब्वियसली पॉज द वीडियो, आप उतना लिख लो, अपना समझ लो, एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड पार्ट। एंड द सेकंड एस्पेक्ट, तो सेकंड एस्पेक्ट क्या बोलता है करके कि कुरियर डिलीवरी सर्विसेज एंड कस्टमर केयर में हाउ इज योर परफॉर्मेंस, वी विल वांट टू सी। तो आइए, द नेशन वांट्स टू नो कि आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, किस चीज के लिए, कुरियर डिलीवरी सर्विसेज एंड कस्टमर केयर। सो हेडिंग क्या अपन देंगे, कुरियर डिलीवरी सर्विसेज एंड कस्टमर केयर, राइट। चलो अब उसको भी एफए ही एनालाइज करेंगे जैसे हमने यहां पे वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज किया था। अगेन वी हैव द 4 एरियाज और यू कैन से वेयरहाउसेस विद अस। कौन सा है? पहला है सिंगापुर, दूसरा है हांगकांग, न्यूयॉर्क एंड एनजेड। फर्स्ट वाले केस में न्यूयॉर्क बाजी मार गया विद 2 पॉइंट्स, बाकी तीनों 1-1-1 पॉइंट्स के साथ। बट अब नेक्स्ट क्रूशियल पॉइंट पे आ रहे हैं अपन लोग, विच इज कुरियर डिलीवरी सर्विसेज एंड कस्टमर केयर। सो देखो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन दिया है, अपने को एनालाइज करना है। देखो ये क्वेश्चन अपने को है ना एनालाइज करने को सिखा रहा है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, विच इज वेरी नेसेसरी। अब तक क्या होता था पता है क्या, ये जो साले एमबीए है ना बड़े बड़े कॉलेजेस के, उनको लगता था वही एनालिसिस कर सकते हैं, बट बॉस हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, किसी से कम नहीं। एंड दैट इज वाई मैं आईसीएआई को इतना कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं फॉर ब्रिंगिंग इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। है सिंपल, बट ये सब दिमाग लगाना, नाउ व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब इंप्लीमेंट करना, तब मतलब है। खाली एग्जाम के लिए ये सब चीज नहीं करना है अपने को बॉस, वी हैव टू इंप्लीमेंट दिस, यूज ऑल ऑफ दिस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड लुक हाउ योर कंपनी विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, राइट। तो चलो कंटिन्यू करते हैं ऑन दैट नोट क्विकली। फर्स्ट इज लेट कलेक्शन ऑफ कुरियर्स। सो यहां पे आ जाता हूं मैं लेट कलेक्शन ऑफ कुरियर्स के ऊपर। सो आप क्या चाहोगे, अगेन यहां पे ट्विस्ट है जो स्टूडेंट शायद समझ ना पाए। फर्स्ट अपने ना रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी किया था। रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल ऑलवेज वांट टू इंक्रीज, मतलब जो टारगेट होगा उससे आप एक्चुअल ज्यादा ही रखना चाहोगे। एक्चुअल विल ऑलवेज शुड ऑलवेज बी मोर देन दी टारगेट if you are looking at a positive variance. But यहां पे फर्स्ट क्या है, लेट कलेक्शन का परसेंटेज आप ज्यादा रखना चाहोगे या कम? ऑब्वियसली कम। तो लेट कलेक्शन जिसने टारगेट से कम किया एक्चुअल में, उसको पॉइंट मिलेगा। समझा ना? अभी ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी चीजों से गलती मिस्टेक हो सकता है। क्या बोला? लेट कलेक्शन का जो मेरा टारगेट परसेंटेज है एक्चुअल शुड बी लेस देन दैट, समझियो? चलो देखते हैं। सो टारगेट दिया था 3%, एसजी है 2.85, कम है विच इज गुड। सो मेरा जो लेट कलेक्शन 3% तक अलाउड था, मैंने तो खाली 2.85% ही किया करके, समझियो? सो वी विल से 1 पॉइंट हियर। HK बोला था 3.15 ले लिया, ओ ज्यादा ले लिया, डैश नो पॉइंट यू। NY लेस सोचा था 3 पर 2.7% ही गया है, सो वी विल गिव 1 पॉइंट हियर। एंड NZ सोचा था उस हिसाब से ज्यादा टाइम लिया है, सो क्या बोलेंगे अपन उसको? अपन बोलेंगे सॉरी बॉस, तुमको पॉइंट नहीं ना मिल सकता, समझियो? अब इस हिसाब से फटाफट करते जाना है। देखो एक बार वो लिंक मिल गया ना, देन यू हैव टू बी वेरी क्विक इन आंसरिंग द क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कौन है? मिसडायरेक्टेड कुरियर्स। मिसडायरेक्टेड कुरियर्स के लिए क्या बोला है? टारगेट 6%। मिसडायरेक्टेड कुरियर्स आप 6% से ज्यादा रखना चाहोगे या कम? ऑब्वियो कम ना। तो चलो देखते हैं। सो 6 सोचा था, 6.3 मिसडायरेक्टेड है, एसजी नॉट गुड, सो डैश क्विकली अभी फटाफट 5 पॉइंट। सो जो भी 6 से कम है पॉजिटिव, 6 से ज्यादा है नो पॉइंट्स। तो 5.85 वेरी गुड, 4.95 एंड 7.65, सो वेरी गुड फॉर 4.95, बट 7.65 वो ज्यादा ले लिया, वी विल पुट अ डैश। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट के साथ। 1
2, 3. Delayed response to complaints. Delayed response to complaints. 1.5% का टारगेट था, बट एसजी ने उसको 1.05 में कर दिया. वेरी गुड. सो अपन ने कितना डिले किया है? अपने को बोला था 1.5% तक डिले होगा, चलेगा, बट अपन ने तो खाली 1.05 किया. मतलब कैन आई से एनीथिंग लेस देन 1.5 इज पॉजिटिव. परफेक्ट. सो 1.05 वी विल गिव 1 पॉइंट हियर. 1.35 1 पॉइंट. ओ, खाली एनजेड को इधर 0 पॉइंट मिल रहा है, बाकी दोनों को 1 पॉइंट. आई होप नाउ वी आर क्लियर. सो अब फटाफट कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पे. डिलेज ड्यू टू ब्रेकडाउन. यू विल वांट टू इंक्रीज द डिलेज और डिक्रीज? सर डिक्रीज. तो 1.5 से कम होगा तो पॉजिटिव. चलो देखते हैं. 1.5 से 1.65. ओके, सो वी विल से दिस इज व्हाट delays due to breakdown. Delays due to vehicle breakdown. क्या बोला रे? 1.5 सोचा था, 1.65 ज्यादा है तो अच्छी बात ना है. फिर 1.5 का 2.10. ओ बैड. 1.5 का खाली 0.545. वेरी नाइस एनवाई. एंड लास्ट 1.5 का 3. ओ, सो ये वाले में पॉइंट मिला है खाली एनवाई को. फोर्थ वाले में खाली एनवाई को पॉइंट मिला है. एंड इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, दिस एनवाई इज किलिंग इट बॉस. हर एक में उसको पॉइंट मिला है. दिस एनवाई इज लाइक माई 5-स्टार वेयर हाउस. फैंटास्टिक यार. और एनजेड, ओ वेरी बैड परफॉर्मेंस. इतना खराब परफॉर्मेंस है एनजेड का. बैड. You're also bad. एक बार वापस से दिले थे, मुझे डाउट आ रहा है कहीं मेरे से कोई सिली मिस्टेक ना हो गया. 3 का 3.6 बैड, 6 का 7.65, 1.15, 1.5 का 1.8. oh yes, NZ is not performing good. तो देखते देखते एनालाइज भी करते जाओ, सो दैट व्हेन यू हैव टू राइट दैट डिस्क्रिप्टिव आंसर तो फटाफट अपने दिमाग में सेट रहेगा. ओके, कंटिन्यू. नेक्स्ट लॉस्ट आइटम्स. ओके, लॉस्ट आइटम्स का क्या सीन है? सो 1.5% ऑफ रेवेन्यू अलाउड. इतना मेजरमेंट अलाउड, बट अपन ने किया 0.9 ओनली. वेरी गुड. सो लॉस्ट आइटम्स ऑब्वियसली वी विल वांट टू रिड्यूस, तो अपन कम हुआ तो पॉजिटिव. सो वी विल से लॉस्ट आइटम्स 1 पॉइंट सर, 1.2 एसजी. 1 पॉइंट हियर, 1 पॉइंट हियर. न्यूजीलैंड को वापस से कोई पॉइंट नहीं मिला. चलो कोई बात नहीं. सो 1 एंड डैश. कंटिन्यूइंग. लास्ट इज डैमेज्ड आइटम्स. सो डैमेज्ड आइटम्स का क्या सीन है? 3 मेजर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. क्या बोला है? 3. एंड सामने कंपैरिजन में क्या है? 2.25, 3.6, 2.25 एंड 2.7. सो देखो, अगर डैमेज्ड आइटम्स आपने सोचा है इज 3% ऑफ वो जो रेवेन्यू दिख रहा है, ऑब्वियसली डैमेज आप कम करना चाहेंगे, तो किसका कम है? सो 1 पॉइंट हियर डैश 1 पॉइंट फाइनली टू न्यूजीलैंड. सो 1-1-1 यहां पे अपन लोग देंगे फॉर डैमेज्ड आइटम्स. 1-1-1 समझू. सो यहां पे मेरा आ जाएगा टोटल. सो टोटल कितना होता है मेरा? एसजी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स. कितना एक्साइटिंग है ना ये चीज देखना. सो दिस इज व्हाट दिस कंपनी हैज डन. पीएचएल, वेल डन. 6 पॉइंट्स टू एनवाई. एंड न्यूजीलैंड को मिला है खाली 1 पॉइंट. वेरी बैड परफॉर्मेंस. कोई बात नहीं. आर वी क्लियर? सो सेकेंड वाला एस्पेक्ट भी अपन लोग ने एनालाइज कर लिया है पूरा. फर्स्ट वाला डन, सेकेंड वाला डन. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड एस्पेक्ट एवरीबॉडी. टिल देन आप लोग पॉज कर लो, देख लो, समझ लो. एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड सब पार्ट. सो थर्ड एस्पेक्ट क्या है अपना? क्रेडिट पीरियड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. सो अब अपने को आइडिया तो आ गया कि अपने को कैसे पॉइंट सिस्टम वर्कआउट कर रहा है. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम ऑन टू द थर्ड एस्पेक्ट. क्या बोलता है थर्ड एस्पेक्ट? बोलता है क्रेडिट कंट्रोल एंड एडमिन एफिशिएंसी के बारे में. इसमें एक पॉइंट है भाई साहब, अल्टीमेट पॉइंट है, मजा आएगा, मजा. चलो नाउ फर्स्ट, एवरेज डेटर वीक्स. तुम कितने एवरेज डेटर वीक्स तुमको अलाउड है? 5.5 वीक्स
डेटर्स का तुम्हारे को अलाउड है। तुमने कितना वीक्स रखा एसजी? 5.8 वीक्स। गुड और बैड? मैं आपको पूछता हूं, 2 मिनट सोच के बताओ, गुड और बैड? बोलो बोलो, टेल। इट्स बैड यार। अपने को डेटर का पैसा 5.5 वीक्स में आ जाना चाहिए। एसजी तूने उसको 5.8 वीक्स क्यों अलाउ किया? तूने ज्यादा अलाउ किया ना, 5.8 वीक्स ज्यादा अलाउ किया ना तूने, सो इट्स नॉट गुड फॉर मी। समझे? तो तेरे को पॉइंट मैं नहीं दूंगा। सो थर्ड वाले एस्पेक्ट पे अपन लोग आ रहे हैं, विच इज क्रेडिट कंट्रोल एंड एडमिन एफिशिएंसी से रिलेटेड। ऑलराइट, अगेन मेरे जो 4 वेयरहाउसेस हैं, 1 and 2 and 3 and 4, कौन सा है फर्स्ट को करके? एसजी, राइट। फिर HK, NY, NZ। समझे गुडू सर। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट दैट आई वांट इज, मैं यहां पे लिखूंगा क्या? एवरेज डेटर वीक्स। सो एवरेज डेटर वीक्स, कितना एवरेज डेटर वीक्स बोला था चलेगा? 5.5। एसजी तूने 5.8 लिया है, ज्यादा लिया है, विच इज गुड और बैड? नॉट गुड, बिकॉज भाई 5.5 में आ जाना चाहिए था पूरा पैसा करके। 5.8 तक क्यों रखने ने दिया वो डेटर को? चल कोई बात नहीं, ठीक है, तेरे को पॉइंट नहीं दूंगा मैं, समझे? ओके, सो एसजी 0, HK विल गेट 1 पॉइंट। वाई? 5.5 से कम में उसने अपना डेटर्स रिकवर कर लिया है, सो 1 पॉइंट हियर। NY, NY is getting 1 point. I was shocked that NY is not getting 1 point. How is that possible? NY is a best performer, 100% performer NY, and NZ hopeless performer है उतना ही। चलो एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। सो ये हो गया अपना फर्स्ट एवरेज डेटर वीक्स। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन 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 डन। यस, इसी की मैं बात कर रहा था। द मिसिंग फिगर्स जो अब अपने को कैलकुलेट करना है, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये अब अपने को जो कैलकुलेट करना है ना, दिस मिसिंग फिगर इज द क्रूशियल एडजस्टमेंट। चलो वी आर रेडी, वी विल सॉर्ट इट आउट and hopefully we will understand it very nicely. So इधर सिर्फ मैं लिख देता हूं, डेटर्स मोर देन 60 days परसेंटेज ऑफ टोटल, जैसा वो लोग ने बोला है। सो डेटर्स मोर देन 60 days वाला जो सीन है वो आ गया, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1 and 2 and 3 and 4। सो इसका प्रॉपर डिटेल्ड वर्किंग करना पड़ेगा, अदरवाइज it's very difficult to otherwise interpret. We will just write a working note here, and then we will write SG, we will write HK, we will write NY, and we will write NZ. Okay, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। Yes sir, definitely बढ़ाते हैं। Now, what is the information that they are asking for? वो बोल रहा है कि टोटल 60 days से ज्यादा कितने डेटर्स है? 5 टारगेट है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। ओके सो लेट्स चेक इट आउट। सो उसके लिए वो लोग ने एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन दिया है। इफ यू कैन सी, प्लीज चेक इट आउट। दिस इज दैट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस? यस, यहां पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है डेटर्स एजिंग कितना दिया है। डेटर्स एजिंग लेस देन 30 डेज का दिया है, 31 to 60 डेज का दिया है। अपने को क्या फाइंड करना है करके, अपने को फाइंड करना है मोर देन 60 डेज का। अब दिमाग लगा, दिमाग, यूज योर ब्रेन्स। कैसे करोगे भाई? टोटल डेटर्स फाइंड करो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। क्या फाइंड करो? टोटल डेटर्स फाइंड करो। उसमें से अप टू 30 कितना है? गिवन सर। 31 to 60 कितना है? गिवन सर। करेक्ट। जो बैलेंस है, कैन आई से दैट विल बिकम माय डेटर्स मोर देन 60 डेज। समझू एवरीवन? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। तो चलो भाई, अब उसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है? करेक्ट, सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल डेटर्स, एंड देन फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। तो अब टोटल डेटर्स भी इतना इजीली नहीं दिया है, नो नो, उसके लिए भी और दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले अपने को इधर कैलकुलेट क्या करना है करके, अपने को कैलकुलेट करना है टोटल डेटर्स।
बट ऑब्वियसली ये टोटल डेटर्स तो इतना इजीली आएगा नहीं, तो सर कैसे करें आप बताओ? सो आई विल टेल यू। ऑब्वियसली डेटर्स इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स करके। डेटर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बोलो भाई, सेल्स के ऊपर। रेवेन्यू जो आता है उसी के ऊपर डेटर्स डिपेंडेंट है। तो देखो, सबसे पहले अपन लोग यहां पे लिख देते हैं भाई रेवेन्यू कितना आया है, तो एसजी का ही कैलकुलेशन करेंगे, उसको बेस बना के बाकी सबको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एसजी का मेरा कितना सेल्स है सर? 22.5। कितना? 22.5। सो आई विल से 22.5 इज द सेल्स। इन मिलियन है, क्या है ये? हाँ, इन मिलियन है, बराबर है। अब उन्होंने क्या बोला है यहां पे ध्यान से देखेंगे। उन्होंने बोला है दैट एवरेज डेटर वीक्स एसजी को कितना अलाउड है? 5.8 वीक्स अलाउड है। 5.8 वीक्स अलाउड है। 5.8 वीक्स अलाउड है, करेक्ट? ओके, नाउ अलाउड कितना है? सो डेटर्स वीक्स अलाउड कितना है सर? 5.8 वीक्स, ठीक है। टोटल साल में कितने वीक्स होते हैं? तो वीक्स पर एनम कितना होता है सर? 52 वीक्स। सो कितना परसेंटेज, कैन यू लिसन टू मी, कितना परसेंटेज मेरा डेटर्स का रोलिंग में रखना अलाउड है? सो यहां पे मेरे को पता चल जाएगा दैट टोटल 22.5 मिलियन उतना मेरा रेवेन्यू आया है, करेक्ट? जिसमें से मेरा ऑन एन एवरेज डेटर्स कितना रहता है? 5.8 वीक्स तक मेरा डेटर्स रहता है, फिर रिकवर। 5.8 वीक्स तक रहता है, फिर रिकवर। सो टोटल पूरे साल में कितना परसेंटेज मेरा वो रहता है? सो दिस इज दैट कॉम्बिनेशन। तो अभी ध्यान से अपन लोग बोलेंगे दैट परसेंटेज ऑफ डेटर्स जो मैं रखता हूं ऑन माय रेवेन्यू, कैसे वो कैलकुलेट होगा? सो इट विल बी 5.8 वीक्स अपॉन टोटल कितना है सर? 52 वीक्स। सो 5.8 डिवाइड बाय 52 कितना होता है? इट इज 11.15%। इट इज 11.15%। सो कितना ये जो ऊपर रेवेन्यू दिख रहा है ना 22.5 का, उसमें से कितना रे वो मेरा डेटर्स बना है वो मेरे को पता चल जाएगा। तो उससे कहने से मेरे पास आ जाएगा टोटल डेटर्स का अमाउंट। तो चलो क्विकली फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 11.15% तो आता है 2.509 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। When I'm telling you approximately. Now, so we will write here 2.509 million. मिलियन में चल रहा है ना ये सब, 2.509 मिलियन। इतना टोटल डेटर्स है मेरे पास, जिसमें से लेस देन 30 डेज में कितना मेरा रिकवर हो जाता है? देखो, अरे क्वेश्चन में दिया है भाई, देखो सर 1950 लेस देन 30 में हो जाता है। 1950 ओ, और एक गेम खेला इंस्टीट्यूट यहां पे। वाह 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 भाई, मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट डालते जाएगा इंस्टीट्यूट, शाना है भाई। हाँ, मतलब वो अब्बास मस्तान का मूवी है रेस 2 रेस 3 के जैसा ट्विस्ट देखा, और एक ट्विस्ट। वाह। सो 1950 ये है इन थाउजेंड्स, वेयर एज यहां पे है इन मिलियंस। सो व्हाट वील डू इज अपन वो मिलियंस को भी थाउजेंड्स में बना देंगे। सर कैसे बनाना है बताता हूं मैं, मुझे पता है तुमको नहीं आता होगा। अच्छा आता होगा भाई, तुम मुझे सिखा दो। सो 22.5 मिलियन को इन थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? सो मिलियन मतलब 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन मतलब 10 लाख, बराबर है। अब अपने को बोला है बॉस इन थाउजेंड्स में इसको कन्वर्ट कर दो। सो कैन आई से इन थाउजेंड्स मतलब ये 000 लगेगा, मतलब इसका मतलब ये जो 3 जीरोस है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज इन थाउजेंड। समझे क्या? ओके। सो अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा सकता, तुम तुम्हारे मैथ्स के प्रोफेसर के पास जाओ अगर इतना भी ना समझाओ तो 22,500 आ जाएगा यहां पे। अब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, वरना ये रेवेन्यू इन मिलियंस और तुम्हारा जो डेटर्स लेस देन 31 और वो सब इन थाउजेंड्स, कनेक्शन ना बैठ रहा।
सो डजंट मेक सेंस। समझे क्या? तो चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो 22, ओहो, हाँ, वी विल से ये कितना हो जाएगा 22,500। कितना? 22,500। सो 22,500 लिख देंगे इधर, इसका 11.5%, तो इधर क्या वो आ जाएगा। सो 22,500 इंटू 11.15% आता है अप्रोक्सीमेटली 2509। सो 2509, ये देखो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो सकता है। सो आईसीआई के बुक में शायद 2510 है या ऊपर नीचे हियर एंड देयर, छुट्टा माफ, डोंट वरी। सो 2509 का डेटर्स है मेरा, लेस देन 30 डेज का क्या सीन है, उन्होंने दे दिया है बॉस, कितना 1950 मेरा लेस देन 30 डेज में रिकवर। ओके, फिर बाद में 31 to 60 डेज का भी दिया है, कितना 481.5। बैलेंसिंग क्या बच जाएगा? करेक्ट, इट विल बिकम जो मेरा मोर देन 60 डेज वाला है, जो मेरा मोर देन 60 डेज वाला है, जो मेरा मोर देन 60 डेज वाला है। सो देखो टोटल 2509, उसमें से 31 लेस देन 30 में 1950 रिकवर्ड, उसमें से 481.5 31 to 60 में रिकवर्ड, बचा कितना सर 77.5। समझू? व्हाट ए फैंटास्टिक पॉइंट। बट अभी तक अपना आंसर नहीं आया। उन्होंने इधर क्वेश्चन मार्क में पूछा क्या है, परसेंटेज टर्म्स में बताओ, परसेंटेज ऑफ टोटल, परसेंटेज ऑफ टोटल। सो 77.5 is more than 60 days of total debtors of 2509, of total debtors of 2509. So कितना आता है? It works out to 3.09%. कितना? 3.09%. So we will write here 3.09. We will write here 3.09%. समझे? सो मेरे को बताओ, टारगेट 5 का था, अपन 3.09 ही रखा है। सो वी विल से वी आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, एंड देयरफॉर हम यहां पे एसजी को दे देते हैं 1 पॉइंट। व्हाट ए फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट यार, मजा आ गया। समझे कि नहीं? सो प्लीज इसको प्रॉपरली वापस से समझो, फर्स्ट वाले को ही समझो, बाद में तो फिर सीधा सिर्फ प्रोसेस अप्लाई करना है। मतलब यू जस्ट हैव टू पिक अप द नंबर्स, डालते जाना है, नंबर्स आते जाएगा, रेटिंग देते जाओ, खत्म। फर्स्ट वाला समझना बहुत जरूरी है। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट अगेन। जब तक वो फर्स्ट वाला नहीं समझो आगे मत बढ़ना। नहीं समझ में आ रहा है, डाउट पूछ लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट प्लीज आस्क। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं वापस से एसजी के लिए। टोटल रेवेन्यू क्या रे, वो पहले फाइंड क्या कर रहे हैं कि कितना डेटर्स मोर देन 60 डेज है मेरा। ठीक है, मानो अपन लोग तुम्हारे वो शेड्यूल 3 में शायद ऐसा कुछ बनाते हैं, डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 60 डेज, वैसा ही कुछ। सो अपने को जानना है, फाइंड आउट करना है, दे हैव नॉट गिवन अस दैट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ डेटर्स ऑफ द टोटल डेटर्स आर मोर देन 60 डेज, नहीं दिया है, अपने को फाइंड करना है वो। ठीक है, सो सबसे पहले तो अपन टोटल डेटर्स फाइंड करेंगे। टोटल डेटर्स के लिए ऑब्वियसली विल हैव टू गो टू द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इन थाउजेंड्स कन्वर्ट करके आया अपना 22,500। वो 22,500 तो टोटल रेवेन्यू है, जिसमें से अपने को क्या बोला है, कितना डेटर्स रख सकते हैं, तो वो वर्कआउट होता है 11.15%। 11.15% कैसे आया? सो we will say that by debtors weeks allowed is 5.8 weeks allowed of the total 52 weeks, मतलब of the total 22,500 11.15% is the total debtors allowed। तो उसमें से मेरे को 1950 और 481.5 तो रिकवर हो गया विद इन 60 डेज में, जो रह गया दैट विल बिकम मोर देन 60 डेज विच इज 77.5।
What a fantastic point. This is not costing. This is logic. This is more than that. This is performance measurement. This is benchmarking. This is ultimate ICAI. चलो, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा. नहीं क्लियर हुआ होगा, रिमाइंड करो, वापस से गो थ्रू करो, एंड आई एम श्योर यू विल बी डन एंड डस्टेड यार. चलो कंटिन्यू करते हैं कहानी को. अब सिर्फ नंबर्स उठा के डालना है. अब इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. नाउ यू कैन टेक इट ओवर. मेरा जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूं. आप जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे ना, भले ही आपको समझ में आ गया होगा, बट सॉल्विंग मेक्स थिंग्स अ रियलिटी. तब रियलाइज होगा ओके ये मिस्टेक्स हो सकता है. When I first solved this sum, let me be honest, मेरे से भी 2-3 मिस्टेक हुआ. समझने के बाद मैंने इसको वापस से सॉल्व किया, वापस से मेरे से एक मिस्टेक हुआ. थर्ड टाइम जब मैंने किया ना, तब मेरे को एकदम परफेक्टली मेरा आंसर आया. I'll be honest. प्लीज आप भी सॉल्व करो इसको. You know, it's okay to do mistakes. We are human beings. कोई टेंशन नहीं है. हाँ, मिस्टेक से सीखना अपना काम है. समझ रहे हो? तो अब सेकंड पे आते हैं. सेकंड इज व्हाट? एच के. चलो भाई फटाफट बताओ एच के का रेवेन्यू क्या है. इट इज क्विकली 27, 21, 33, 27, 21, 33. करेक्ट. अब डेटर्स अलाउड वीक्स वो फटाफट देख लो क्विकली. सो इट इज कितना दिया है ये रहा. 4.9, 5.1, 6.20. So 4.9, I'll write here 4.9, then 5.1 and 6.2. 5.1 and 6.2. समझे? परफेक्ट सर. ठीक है. टोटल अगेन 52 वीक्स, तो 52 वीक्स ही रहना है. क्विकली वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज. सो 4.9 डिवाइड बाय 52 होता है 9.42%. समझो? चलो आप भी करो. Continuing. 5.1 divided by 52 works out to 9.81%. And lastly, 6.2 divided by 52 works out to 11.92%. समझू सर. सो देखो इधर अभी टोटल डेटर्स फाइंड आउट करने का टाइम आ गया है बॉस. लेट्स क्विकली डू इट. 27,000 एक एक करके करते जाते हैं अभी. सो अभी पूरा अपन एच के फटाफट कंप्लीट कर लेंगे. सो 27,000 इंटू 9.42% इज 2544 पॉइंट हियर एंड देयर. लेट्स अभी 30 डेज का क्या इन्फो दिया है वो लोग ने. 2250. वी विल राइट हियर 2250. देन 199.5. 199.5 एक बार लिख लेता हूं. 1770 3000. 1770 3000. 229.5828. 229.5828. चलो. सो 2544 इज द टोटल डेटर्स, जिसमें से कितना आ गया है 2250 माइनस 199.5 इज इक्वल टू 94.5. ऑफ द टोटल डेटर्स 94.5 मेरा बाकी है. सो 94.5 डिवाइड बाय 2544 इज इक्वल टू 3.71%. और अपना टारगेट कितना है? सो इधर आता है 3.7. टारगेट है 5. सो उससे कम रखा है अपन ने 60 डेज को. बिंगो. वी विल गेट अ पॉइंट हियर राइट देयर. यो एवरीबॉडी. हो गया. नेक्स्ट 21,000 इंटू 9.81% तो होता है 2060. सो 2060 माइनस 1770 माइनस 229.5 इज इक्वल टू 60.5. अब देखो आगे क्या होता है. 60.5 डिवाइड बाय टोटल कितना है रे वो मेरा 2060 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2.94%. टारगेट है 5. वी विल से वी हैव अचीव्ड द टारगेट. एनवाई तो भाई वैसे भी किलर है, किलर है ना. ओके. एंड लास्ट
क्या है 33,000 मल्टीप्लाई बाय 11.92% तो होता है 3934। अब ये 3934 में से 3000 माइनस 828 रिसीव हो गया है, बचा कितना सर 106। सो 106 डिवाइड बाय 3934 होता है 2.7%। एंड न्यूजीलैंड जो मेरा अदरवाइज डाउन था भाई साहब वो भी अच्छा काम कर चुका है। वेल डन ब्रो, वेल डन। समझे? सो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन विद व्हाटएवर इज लेफ्ट नाउ। अब फटाफट हो जाना चाहिए इनवॉइस क्वेरीज। सो इनवॉइस क्वेरीज, ओके, अपन यहां पे लिख देंगे इनवॉइस क्वेरीज। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या है 5% टोटल अपने पास कितना आया है? हाँ भाई, सो इनवॉइस क्वेरीज है 1.5, 1.4, sorry 1.5, 1.4, 0.8 एंड 2.7। ओह वाह! सो इनवॉइस क्वेरीज मतलब भाई इनवॉइस के रिलेटेड कोई क्वेरीज ज्यादा चाहेंगे अपन या कम? ऑब्वियसली कम चाहेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो लाइक एन इश्यू। सो अपने को तो चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इनवॉइस क्वेरीज आना ही नहीं चाहिए। सो इनवॉइस क्वेरीज शुड बी लेस देन द टारगेट। सो इनवॉइस क्वेरीज कितना रे वो दिया है? टारगेट दिया है सर 5%। कितना दिया है? 5%। एंड एसजी 1.5, 1 पॉइंट, 1.4, 1 पॉइंट, 0.80, 1 पॉइंट एंड 2.70, 1 पॉइंट। चारों को इनवॉइस क्वेरीज में 1 पॉइंट मिलेगा, बिकॉज उसका जो टारगेट है उससे सब अपना क्वेरीज कम आया है। सो 1, 1, 1, 1। समझू? क्लियर एवरीबॉडी? एंड द लास्ट पार्ट, क्रेडिट नोट्स। सो अब अपन लोग आ गए हैं क्रेडिट नोट्स परसेंटेज पे। सो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो क्या बोला है? क्रेडिट नोट्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टारगेट 0.5% बोला है। मतलब 0.5% से कमिज होना मांगता। क्या बोला? 0.5% से कमिज होना मांगता। सो 0.5% से कम होना चाहिए। अब देखते हैं क्या परसेंटेज है क्रेडिट नोट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट रेज ड्यूरिंग द पीरियड 67.5। याद रखना ये इन 1000 है। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, एसजी का रेवेन्यू कितना है? 22.5, बट ये इन मिलियंस है। तो मैंने क्या समझाया था? मिलियन को कैसे करते हैं? 1000 में मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 22,500। सो अपन क्या बोलेंगे? एसजी, एचके, एनवाई और इधर अपन लोग एक एनजेड का बना लेंगे। तो देखते हैं कितना परसेंट आता है। अपने को बोला 0.5% का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रेडिट नोट्स बॉस, ठीक है? सो एसजी का कितना है? 67.5 एंड सामने रेवेन्यू कितना है? 22,500। अरे देखो भाई क्वेश्चन, मुझे क्या देख रहे हो? ये देखो ना इधर 67.5 एंड 22.5। समझियो? सो कैसे वो करेंगे? सो 67.5 डिवाइड बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है? 0.3%। कंटिन्यू करेंगे। एच के, अब एच के का क्या सीन है बॉस? देखो देखो जरा, 54 है डिवाइड बाय कितना है उसका रेवेन्यू? 27। सो 54 डिवाइड बाय 27, 54 डिवाइड बाय 27,000 है, याद रखना। 54 डिवाइड बाय 27,000 कितना वो होता है? होता है 0.2%। कितना? 0.2%। अभी क्लियर एवरीबॉडी? फिर बाद में कौन है वो? एनवाई। एनवाई कितना है बॉस? फटाफट करेंगे अभी तो। चलो ओके फटाफट करेंगे सर। सो 42 डिवाइड बाय 42 डिवाइड बाय 21,000 अगेन 0.2%, तो वो भी 0.5 से कम है। एंड लास्ट 198, हो ये बड़ा लग रहा है। 198 डिवाइड बाय 33,000, ओके
0.6। ये एनजेड है ना यार, पूरा स्याप्पा हो जाता है एनजेड के चक्कर में। बाकी तीनों को 111 करेक्ट, बाकी तीनों को अपन देंगे 111 एंड एनजेड का 0.6% है। याद रखना अपना टारगेट फॉर क्रेडिट नोट इज 0.5%। एंड विद दिस ये भी अपना कंप्लीट हो गया। ओके सो अब इसका टोटल 3 and 4 and 4 and 2। सो टोटल करेंगे अपन, एसजी का होता है 3 + 4 7 + 1 8। तो याद रखना एसजी का टोटल है 8, एचके का टोटल है 1 and 3 4 and 4 8। अच्छा वाह, वेरी गुड, इसका भी 8। एनवाई इज द किलर, 100% परफॉर्मेंस यार। AIR 1, NY 2 and 6 8 and 4 12। बॉस क्या बेंचमार्क बनाया है एनवाई तूने, एक नंबर ना भाई। चलो नेक्स्ट, एनजेड का है 1 and 1 2 and 2 4। Oh gosh, only 4। So in short अपन बोलेंगे यार परफॉर्मेंस मेजरमेंट एनजेड का अच्छा नहीं है एंड एनवाई इज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली गुड एंड एसजी को थोड़ा और एक एचके को थोड़ा और इंप्रूवमेंट का जरूरत है एंड दे विल बी परफेक्ट। वाओ, व्हाट ए सम, व्हाट ए पॉइंट सिस्टम, मजा आ गया राइट। तो देखो आपने क्या बोला है वो लोग ने अपने को बनाने को। चलो मैं थोड़ा इसको इधर खाली कर देता हूं सो दैट प्रॉपरली एनालाइज रे वो कर पाएंगे करके। सो चलो एनालाइज करेंगे। फर्स्ट एनालाइज द कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ 4 warehouses, done and dusted। NY performs best, SG HK average and below average है हमारा NZ। फिर क्या बोला है, assess PHL from perspective of financial performance, service quality, resource, flexibility, innovation and competitiveness। अब जैसा मैंने आपको बताया था, if you all remember, building block model, Fitzgerald and Moon, जो ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए, याद आया? तो वहां पे उनका एक वो है डायमेंशन, उनका एक फोकस है डायमेंशन के ऊपर, जिसको वो लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रिजल्ट्स एंड दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। रिजल्ट में 2 पार्ट है, एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एक है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। तो अब ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहां दिखा तुमको, बताओ बताओ क्वेश्चन में कहां दिखा? करेक्ट, जो फर्स्ट 2 पार्ट वो लोग ने एनालाइज करने को बोला था वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही तो है, वेयरहाउस रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो अपने को बस बताना है कि किसका कैसा परफॉर्मेंस है एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। और बाद में डिटर्मिनेंट्स के लिए है अपना रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, क्वालिटी इन सर्विस एंड दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर। तो क्वेश्चन को देखेंगे राइट। सो क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया, अब चलो सर्विस क्वालिटी, रिसोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बताओ। सो अगेन दिस इज थियोरेटिकली ओरिएंटेड। प्लीज रिफर माय बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का यूट्यूब चैनल पे जो दिया है वो, एंड आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। सो अभी मैं ऑनेस्टली उस चीज को रिपीट करके ऑब्वियसली टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बट फिलहाल सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दूं कि सर्विस क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन वेदर अपना है कि नहीं बराबर, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन मतलब न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स वेदर वी आर डूइंग दैट, अभी उसमें ये सब चीज अपने को देखना पड़ेगा। लेट कलेक्शन ऑफ कुरियर्स कैसा है, मिस डायरेक्टेड कुरियर क्यों है, नहीं होना चाहिए, लॉस्ट आइटम्स, डैमेज्ड आइटम्स कितना है मेरा, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस तो मेरा ओवरऑल मार्केट शेयर कितना बड़ा है, टारगेट जो सोचा था उसके कंपैरिजन में मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। All of that is what you will write in this part. And as I said, मेरा YouTube पे वो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का जो है आप go through that और क्लैरिटी से समझ जाएगा। ठीक है, डन। एंड लास्ट में वो लोग ने क्या बोला है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एट PHL। वी विल से इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। प्लस जो उन्होंने जो क्राइटेरियाज लिए हैं, दीज आर द 3 क्राइटेरियाज। तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रहा है, ओवरऑल रेवेन्यू भी आ रहा है, डिलीवरी सर्विस विच इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट फॉर एनी लॉजिस्टिक्स कंपनी, उसको भी वो लोग ने ध्यान दिया है, कस्टमर केयर, क्रेडिट पीरियड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। सो वी विल से इट्स ओवरऑल अ गुड सिस्टम
परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम जो आया है, अगेन मैं बोलता हूं ऐसा सब सिस्टम्स आना चाहिए हर कंपनीज में, आपके आर्टिकलशिप में, कि आपने कितने टाइम में स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट किया, आपको जो टाइम दिया था उसमें किया कि नहीं, कितना क्वेरीज आया, 10 क्वेरीज अलाउड, उससे अगर ज्यादा मतलब क्वेरीज मतलब कितना मिस्टेक्स निकला, अगर आपके ऑडिट के बाद भी और 10 से ज्यादा मिस्टेक्स निकल रहा है तो वी विल गिव यू 0 पॉइंट, अदरवाइज वी विल गिव यू 1 पॉइंट। समझ रहे हो, एक एक्साइटमेंट रहेगा काम करने का। अप्रेजल का जो परफेक्ट वो होगा, आप यू नो व्हेन योर बॉस कॉल्स यू एंड टेल्स यू हाउ हैव यू परफॉर्म, पूरा सब मैट्रिक्स रेडी रहेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम जो PHL ये कंपनी है वो यूज कर रही है, एंड हैट्स ऑफ, वेल डन। आई होप पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा ये जो सम अपन लोग ने किया है, एंड आपको कुछ भी डाउट हो गेट बैक टू मी। अब जो क्वेरी सॉल्विंग रेशियो है वो और अच्छा होते जाएगा, बिकॉज अब रिलेटिवली काफी फ्री हो गया हूं। सर फटाफट बताओ आप रिवीजन लेक्चर्स बाकी के कब डालने वाले हो, सर आप बताओ फटाफट के अब हमारा जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए क्या पढ़ना है वो कब डालने वाले हो। विल बी कमिंग सून with that, ठीक है। Anyways, I hope this is clear, very very important, स्पेशली आपके अटेम्प्ट के लिए, आने वाले अटेम्प्ट के लिए, एंड जस्ट ट्राई टू इंटरप्रेट के इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड आई एम श्योर वी विल रॉक। चलो, टेक केयर ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ, CS अंकल पांचरिया, हasta la vista, टेक केयर, चीज।